जो प्रथम नियम है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स तो आप पढ़ ही रहे, उष्मागतिकी तो पढ़ रहे। उष्मागतिकी की क्या थी? उष्मागतिकी ऐसा यानी कि एक ऐसा निकाय जिसे ताप, दाब, आयतन तथा आंतरिक ऊर्जा के पदों में व्यक्त कर सकते हो, उसे क्या बोलते थे? उष्मागतिकी निकाय बोलते थे। उष्मागतिकी निकाय के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे, है ना। खुला तंत्र या खुला निकाय, बंद तंत्र या बंद निकाय, या विलगित निकाय, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था चक्रीय प्रक्रम। और गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर P डेल्टा V। और फिर हमने अगर ये पढ़ा था, अगर गैस पर कार्य हो रहा है तो भी ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन क्या होता था? हमारा कार्य होता था निगेटिव, ठीक है। अगर गैस का आयतन बढ़ रहा है, निकाय का आयतन बढ़ रहा है, तो कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव। और गैस का आयतन यानी कि निकाय का आयतन कम हो रहा है तो निगेटिव। अगर चक्रीय प्रक्रम में कार्य किया जाता था क्लॉकवाइज तो कार्य पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव कार्य, ठीक है। उसके बाद अब उष्मागतिकी के नियम है कुछ। तो प्रथम नियम यही है तुम्हारा, सिंपल है वैसे तो नियम, कि यदि किसी निकाय पर कोई कार्य किया जाए, निकाय को कुछ उष्मा दी गई आपने, मान लो किसी निकाय को क्या कर दी गई? उष्मा दी, और फिर क्या करा उसने? निकाय ने क्या करा? कार्य किया। तो उसका जो अंतर होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होता है। आप इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। किसी बंदे को आपने क्या करा? 4 रोटी खिलाई, ठीक है, 4 रोटी खिलाई, तो वो 3 रोटी का वर्क कर रहा, 1 रोटी का वर्क अपने पास रख रहा। अपनी इंटरनल एनर्जी भी तो चाहिए उसे। फिर आपने कहा नहीं भाई, इस बंदे को हम क्या खिलाएंगे? 8 रोटी खिलाएंगे, तो भी कितना वर्क करेगा? वो 6 का करेगा। मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखो जाएगा, वो कांस्टेंट कुछ ना कुछ रखो जाएगा, एक चीज कांस्टेंट रहेगी जरूर, ठीक है। मतलब फिक्स आगे जाना कि अगर आप मान लो 8 दे रहे हो और 5 वर्क करा तो भी 3 आया, ठीक है। आपने कहा नहीं जी 10 देंगे हम, तो 7 वर्क करेगा तो भी 3 आएगा। ये कांस्टेंट चलता रहेगा हमेशा। यही है बस तुम्हारा उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, कि उष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये भी है। बाकी हम ये भी बोल सकते हैं कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? Q1 माइनस W1। अब Q1 है हमारी उष्मा और W1 है हमारा कार्य। जितना अंतर इधर का होगा इतने अंतर होगा दूसरे का, यानी Q2 माइनस W2। और सबका अंतर क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब नियत। अर्थात यदि किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया गया विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, तो प्रत्येक प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा व उसके द्वारा किया गया कार्य, निकाय को दी गई उष्मा यानी कि Q व उसके द्वारा किया गया कार्य यानी कि W का अंतर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। 2 परिभाषा दे दी। हम ये बोल सकते हैं कि उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो मैंने तुम्हें बता दिया, जितना भी उष्मा दोगे, जितना कार्य करेंगे, इन दोनों का अंतर हमेशा बराबर आता है। इसे ही हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जितना भी आप उष्मा दोगे ना किसी भी उसको निकाय को, और जितना वो निकाय वर्क कर रहा है, तो उसका अंतर हमेशा क्या आता है? नियत आता है। उस नियत को, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा का सही मान कभी ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एक नोट लिख लेना। अगर हम इसकी बात करें समीकरण की, तो जो समीकरण है वो है डेल्टा U बराबर Q माइनस W। और ये Q तो आपको पता लगी, Q क्या है? आपकी उष्मा। और जो W है, W हो गया हमारा कार्य। और अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये हमारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब यहां मैंने लिखा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखो, अब आंतरिक ऊर्जा का सही मान कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। आंतरिक ऊर्जा का बिल्कुल एक्यूरेट मान नहीं बता सकते आप, उसमें केवल परिवर्तन बता सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि आंतरिक ऊर्जा का सही यानी कि सटीक सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा बस परिवर्तन ज्ञात कर सके, आंतरिक ऊर्जा का सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके हो गए समीकरण। अब बताओ उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम सिंपल है, किसी निकाय में उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से, ध्यान देना, निम्न टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करने के लिए
निकाय को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है, बाहर से सोर्स देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो किसी निकाय में उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करने के लिए निकाय को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे कि फ्रिज। एक बार बताओ, आप फ्रिज लाए और फ्रिज में आपने क्या करा, फ्रिज करता क्या है, फ्रिज जो करता है वो अपने अंदर की जो उष्मा है ना उसको बस बाहर निकालता रहता है। फ्रिज जो करता है अपनी अंदर की उष्मा को बाहर निकाल देता है, तो अंदर का टेम्परेचर लो हो गया, तो इसलिए हमारी जो बोतल रखते हैं हम या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्या वो बिना बिजली के चल सकता है? नहीं, बाहर से आप सोर्स देना पड़ रहा है उसे। तो वो यही कह रहा है कि किसी निकाय में उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करने के लिए, निम्न टेम्परेचर से यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर करने के लिए निकाय को फ्रिज को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें फ्रिज को, फ्रिज भी तो उसे उष्मा दे रहा, और फ्रिज को कौन दे रहा तुम्हारा, फ्रिज को दे रहा तुम्हारा कौन, बिजली, है ना। और बिजली क्या होगी हमारी, एक्सटर्नल सोर्स होगी, बाह्य सोर्स हुआ, बाह्य स्रोत हुआ। बिना बिजली के चलेगा, अगर आप फ्रिज लाओ और रख दो बोतल में, हाँ जी ठंडी हो जाएगी, नहीं, बाह्य सोर्स देना पड़ेगा उसे। बिना अपने आप कुछ भी वर्क नहीं होता, ध्यान रखना, अपने आप कोई भी वर्क नहीं होता, हमेशा वर्क करने के लिए क्या देनी पड़ती है, बाह्य सोर्स देना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाने के लिए भी हम लोग चाहिए, ठीक है, हमें किसी को पढ़ाने के लिए तो ऑडियंस यानी कि तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, तभी तो टीचर पढ़ा पाएंगे। अब हम पढ़ाते रहे, बच्चे ना पढ़े तो कैसे पढ़ा लेंगे, या तुम पढ़ना चाह रहे टीचर ना हो या बुक ना हो, नहीं पढ़ सकते आप लोग। तो सोर्स होना पड़ता है, बाह्य सोर्स की नीड हमेशा होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। बहुत ज्यादा पूछने को होता है, इसका एग्जांपल फ्रिज। विशिष्ट उष्मा, अब विशिष्ट उष्मा इससे पहले तुमने पढ़ी थी, उसे प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से या सी से, एस से या सी से। तो विशिष्ट उष्मा के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर एम सी डेल्टा टी या Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ से S की या C की वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है, S की जगह C भी लिख देते हैं, तो C इक्वल टू बन जाएगा, C को ये छोड़ेंगे, ये हो जाएगा बटे में Q अपॉन में M इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, उष्मा, M क्या है, द्रव्यमान, डेल्टा T क्या है, तापांतर या ताप। तो इफ M इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, 1 ग्राम, और डेल्टा T क्या मान लिया, 1 डिग्री सेल्सियस, देन C इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q। मतलब किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जो पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को, पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। मतलब पदार्थ का जो ताप, पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसका ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है ना, वही विशिष्ट उष्मा है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है वही विशिष्ट उष्मा है। उष्मा ही विशिष्ट उष्मा है, बस 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री, 1 द्रव्यमान को यानी कि 1 ग्राम द्रव्यमान को का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना, ठीक है। तो विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। ये 2 प्रकार की होती है, क्या कौन सी, स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा। अगर स्थिर दाब है तो स्थिर दाब के लग जाता है यहाँ Cp, और अगर स्थिर आयतन है तो लग जाता है Cv। फिर से, अगर स्थिर दाब है तो लग जाएगा Cp, और स्थिर आयतन है तो Cv लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल सेम यही लगेगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां से जब आप Cp की वैल्यू निकाल लोगे तो Cp इक्वल टू Q अपॉन में M इंटू डेल्टा टी। बस यहां एक लाइन और नोट कर लेनी कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, क्योंकि यहाँ पे जब इफ वगैरह आप मान लोगे तो Cp इक्वल टू क्या बन जाएगी, क्यों। तो स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जो पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। आ रही है क्या बात समझ में। और अगर हम बात करें स्थिर आयतन पर, तो स्थिर आयतन पे क्या हो जाएगी, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ की स्थिर आयतन क्या बन जाएगा तुम्हारा, Cv। Cv इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q। तो स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जो पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, ठीक है। अब यहां पर एक सस्पेंस है, ये तो है हमारा पदार्थ के लिए, ये तो है हमारा पदार्थ के लिए। अगर हमारे पास आती है इक्वेशन गैस के लिए, सुनना यहां पर, अगर गैस की बात हो जाए, गैस की, तो गैस में ही चीजें चेंज हो जाती है। Q इक्वल टू M की जगह, M द्रव्यमान है, गैस को द्रव्यमान में मेजर नहीं करते, गैस को प्रेजेंट करते हैं मोल में,
किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मोल में। तो वहां के लिए लग जाएगा m की जगह म्यू लग जाता है Cp डेल्टा T। बस इतना डिफरेंस आ जाएगा गैस के लिए। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं गैस के लिए क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू m की जगह म्यू Cv डेल्टा T डेल्टा T। मेरी बात फिर से सुनना, अगर यहाँ गैस की बात आ जाएगी तो म्यू लग जाता है, म्यू मोल। ठीक है, तो हम बस इसे प्रेजेंट क्या करते हैं, जब डेफिनेशन देंगे, अगर हम इसकी एक की डेफिनेशन दूं तो इफ मान लेंगे हम, इफ Cp इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा, ऐसे मान लेता हूं मैं, देखो म्यू इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि मोल में नापते हैं, डेल्टा T इक्वल टू, सॉरी कैपिटल T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा, किसी गैस की, अब गैस की बात हो रही, किसी गैस की विशिष्ट उष्मा जब Cp बराबर क्यू बन जाए, किसी गैस की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है जो उस गैस के 1 मोल, अब गैस की बात आ जाएगी, पदार्थ करके आ जाएगी, 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे या घटा दे। फिर से, किसी गैस की विशिष्ट उष्मा वह उष्मा है, और स्थिर दाब पर, तो स्थिर दाब पर वह उष्मा है जो उस गैस के 1 मोल को, उस गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। पदार्थ की जगह क्या लग जाएगा, बस मोल लग जाएगा, गैस मोल में मेजर होती है। ठीक है, तो इस चार्ट को बना लो, और ऐसे ही इसको बनाना, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, म्यू लग जाएगा। म्यू है तुम्हारी मोलों की संख्या, गैस के मोल। देखो मेयर का सूत्र पेपर के लिए इंपोर्टेंट लगा दिया, उसमें मेयर के सूत्र पे इंपोर्टेंट लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा पेपर में। हो समझो, पहले मेयर का सूत्र क्या था। मेयर एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि अगर स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा लेते हैं और स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा लेते हैं, तो स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा व स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हम गैस नियतांक बोलते हैं। आर क्या है हमारा यहाँ पे, गैस नियतांक, गैस नियतांक। आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी आपने, पीवी इक्वल टू एनआरटी केमिस्ट्री में, पीवी इक्वल टू एनआरटी वही है तुम्हारी गैस नियतांक, आर वाला। ठीक है, कि अर्थात मेयर के सूत्र के अकॉर्डिंग क्या, कि स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा व स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा का अंतर हमेशा एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस नियतांक। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना, तो प्रूफ क्या करना, माना म्यू मोल गैस ले ली, जैसे गैस को ले हुए ना 1 किलो 2 किलो, ऐसे ही म्यू मोल गैस है कोई, तो माना म्यू मोल गैस अवस्था ए में है। हमने ग्राफ बनाया, दाब आयतन ग्राफ, यानी कि दाब तो ऊपर को ले रखा है, आयतन इधर को ले रखा है। तो हमने पॉइंट मान लिया ए, कि माना म्यू मोल गैस अवस्था ए में है, जहां पर इसका जो दाब है, वो कितना है, T। तो यहां पर इसका जो दाब है वो तो है P, और आयतन कितना है, V। आयतन कितना उसका, V, और ताप है T। देखो इसका टेम्परेचर वाली लाइन है यही, तो ताप है हमारा T। फिर से माना म्यू मोल गैस अवस्था ए में है, अवस्था ए पे है फिलहाल, और इसका जो दाब है वो P है, आयतन जो है वो V है, ताप कितना है, T। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब गैस का ताप T से T प्लस डेल्टा T करना है, यानी कि जो गैस का ताप है वो कितना करना, T से कितना करना, T प्लस डेल्टा T। अब जाहिर सी बात है, जैसे भाई आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर की लाइन आगे खिसकेगी, तो T प्लस डेल्टा T हो गया। तो 2 प्रकार से इस लाइन पे हम जा सकते हैं, 2 प्रकार से। क्या, या तो आप A से B जाए ऐसे, या आप A से C जाए ऐसे। फिर से मेरी बात सुनो, आपने T प्लस डेल्टा T कर दिया, तो इस वाली लाइन पे पहुंचने के लिए A से B, यहाँ इस लाइन पे पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप A से B पे पहुंच जाए, या A से C पे पहुंच जाए। जब A से B पे गया तो ग्राफ समझना पहले, यहां जब दाब इधर को चल रहा, मान लो दाब यहाँ पे कितना था, P, यहाँ पे दाब P था, और यहाँ पे दाब कितना हो गया तुम्हारा इस पॉइंट पर, P प्लस डेल्टा P। तो यानी कि जब दाब ऊपर को चले, देखो ध्यान, तो यहाँ पे आयतन जो है वो तो इक्वल है, आयतन अगर हमारा यहाँ V था, तो यही जाके जब आयतन इधर को बढ़ा, वो V प्लस डेल्टा V हुआ नहीं हुआ, V प्लस डेल्टा V हुआ। लेकिन जब आप चले हो A से B, ध्यान देना बेटे, A से B जब चले हो, A से B, जब A से B चले तो क्या बढ़ रहा ऊपर को, देखो आयतन तो नहीं बढ़ रहा ना, आयतन तो जू का तू है, तो यहाँ V था,
v हो गया, लेकिन दाब कितना हो गया यहाँ p था, कितना हो गया वहां जाकर p प्लस डेल्टा t। तो इस प्रक्रम में केवल दाब बढ़ा, क्योंकि ये आप ऊपर को चले, इसलिए मैंने यहाँ लिखा p प्लस डेल्टा t कोमा v। आगे बात समझ में। दूसरी दोबारा समझ लो, a से b पे जा रहे हैं हम। अब a से b जा रहे हैं बेटे, सीधे तो चले हम ऐसे। जब सीधे चले तो आयतन तो नहीं बढ़ा ना, आयतन तो v था तो v का v रहा, और जो दाब था वो यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो दाब तो बढ़ा, तो दाब कितना होगा p प्लस डेल्टा p हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें a से c प्रक्रम पे, a से c, पहले ग्राफ समझ ले आप, a से c पे चले, तो जब a से c पे चले देखो ये लाइन कांस्टेंट चल रही है, ऐसे की ऐसे नहीं हुई, तो दाब तो नहीं बढ़ा ना। जब दाब नहीं बढ़ा तो यहाँ p था, यहाँ भी दाब p है। आयतन देखो v था यहाँ पे, और कितना हो गया यहाँ तक पहुंचने पे v प्लस डेल्टा v। तो इस प्रक्रम में जब ऊपर की ओर चले तो दाब बढ़ा है, इस प्रक्रम में कौन चले हम, आयतन बढ़ा है। आ रही क्या बात समझ में। इस वाले प्रक्रम में केवल दाब बढ़ा है, इस वाले प्रक्रम में आयतन बढ़ा है। यहां तक क्लियर होगी हो तो बताओ। ठीक है। अब आगे समझ रहे हैं, तो हम ये लिख दिया हमने डे प्लस डेल्टा टी करना, तो प्रक्रम ले लो अलग अलग। तो प्रक्रम ले रहे हम, प्रक्रम ए से बी, ए से बी में उष्मागतिकी के नियम से, किसके नियम से, उष्मागतिकी के नियम से। तो देखो उष्मागतिकी के नियम से। अब उष्मागतिकी का नियम अभी हमने पढ़ा था, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस के डब्ल्यू, अभी पढ़ा था ना हमने कि डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। जैसे कि आपके पास आपको पता है कि डेल्टा एक्स का मतलब होता है x2 माइनस x1, डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस y1, ऐसे डेल्टा u का मतलब होगा u2 माइनस u1। तो ऐसे डेल्टा u को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि a से b में जा रहे हैं यानी कि ub माइनस ua, क्योंकि b वाला तो ये हो गया 2 और 1 वाला हो गया a। बताओ यहां तक समझ में। ठीक है। चलो अब समझना यहाँ पे, हमें ये भी पता है, मैं नोट में इधर साइड करता चल रहा हूं, यहाँ पे आप समझ सकते हो। इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए से फिलहाल, बट जो उष्मा है Q जो है, Q का फॉर्मूला होता है म्यू, अभी जो हमने पढ़ा था m c डेल्टा t वाला, म्यू c डेल्टा t पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, म्यू c डेल्टा t। समझ लो बेटे, आप चल रहे a से b में, जब a से b पे चले तो क्या स्थिर रहा है यहाँ पे, आयतन, तो स्थिर आयतन पर निकलेगी उष्मा। तो म्यू तो क्यू तो जू का तो म्यू जू का तो, क्योंकि म्यू मोल गैस है, और सी क्या बन जाएगा, सी वी, क्योंकि स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन है, आयतन स्थिर है तो सी वी, और टी आपका टी है। सही है, डेल्टा टी। यहां तक समझ में आती है बातें। ठीक है, तो क्यू का मान आपको पता लग गया। ठीक है। एंड W इक्वल टू होता है फॉर्मूला P डेल्टा V। देखो स्पेस कम है तो मैं इसलिए यही समझा रहा हूं, ध्यान देना। P डेल्टा V फॉर्मूला पढ़ा था हमने कल प्रूफ करा था। P डेल्टा V प्रूफ किया था ना, तो P तो आपके पास P है, कोई दिक्कत नहीं, P में तो चेंज नहीं हो रहा ना, फॉर्मूले में चेंज है V में। और डेल्टा V का मतलब क्या होता है, डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1। इस पदों में अगर हम निकल लेंगे, देखो V1 तो V है और V2 भी V है, तो जब डेल्टा V निकल लोगे तो कितना आएगा, V माइनस V इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा V कितना आ गया बेटे, P इंटू 0 और इक्वल टू कितना आ गया, 0। इट मीन्स W का मान कितना आ गया भाई, 0। फिर से समझो भाई, डेल्टा V का मतलब क्या हो बेटा, फॉर्मूले में क्या है, दाब इंटू आयतन में अंतर। P तो जू का तो रहेगा, P के क्या फर्क पड़ने वाला, P में थोड़ा ही चेंज हो रहा, फॉर्मूले में चेंज किस में हो रहा, V में। और जब आयतन स्थिर है, आयतन थोड़ा ही बदल रहा, तो आयतन कितना था, V था पहले भी, अब भी V है, तो डेल्टा V कितना जाएगा, V2 माइनस V1 होगा। V2 कितना, V, V1 कितना, V, तो V में से V गया 0, आयतन में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं जी। तो डेल्टा V जब 0 हो गया तो कार्य भी कितना हो गया, 0। Q और W का मान इसमें रखेंगे, तो जब Q और W का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी UB, डिसिम्प्लाई का निशान लगाओ, माइनस UA इक्वल टू Q का मान म्यू सी वी डेल्टा टी माइनस 0। अब ये 0 बस खत्म, क्योंकि 0 को इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली, प्रक्रम A से B के लिए।
बताओ भाई, यहां तक समझ में आती है बातें या नहीं? ठीक है, आ जाओ जी। अब प्रक्रम चलेंगे ए से सी में। ठीक है, प्रक्रम चल रहे हैं ए से सी में, तो मैं इधर करा रहा यहाँ पे इस प्रक्रम को, क्योंकि फिर नीचे इसका डेरिवेशन कर देंगे, तो इधर कराते हैं हम। प्रक्रम ए से सी, प्रक्रम ए से सी, ए सी किसके नियम से चलेंगे हम? उष्मागतिकी के नियम से। तो उष्मागतिकी के नियम से चलेंगे। ये इधर ग्राफ का वो है आपका, इसे मत कर दीजिए आप। तो उष्मागतिकी के नियम से ये लाइन लिख लोगे यहाँ पे, उष्मागतिकी के नियम से, उष्मागतिकी के नियम से करो जी। वही फॉर्मूला आएगा डेल्टा यू वाला। अब यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू, यही तो लगेगा। डेल्टा यू क्या आपका ए से सी में जा रहा है, यानी कि यूसी माइनस यू ए। तो यूसी माइनस यू ए इक्वल टू क्यू निकालना पड़ेगा भाई आपको, ये वाला। ठीक है, अब जब क्यू निकाल लोगे तो यही निकाल लो मैं साइड में। पहले आप क्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर बना दीजिए से 3rd। यहाँ लिखो बट क्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू सी डेल्टा टी। चेक करो भाई, ए से सी पे गए थे आप, ए से सी पे गए, ए पे भी दाब पी है, सी पे भी दाब पी है, आयतन बदल रहा, तो स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, दाब बराबर है भाई इस पे, तो स्थिर दाब के लिए क्या लग जाएगा, पी। स्थिर दाब के लिए क्या लग जाएगा, टी। तो Q इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी। Q का मान आ गया। चलो W को आप निकाल लें आप, एंड W इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। P तो P है, V चेक करो बेटे। जब डेल्टा V निकाल लेंगे तो डेल्टा V का फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1। V2 कितना, ये रहा, V प्लस डेल्टा V माइनस V1 कितना, V से V कैंसिल, कितना आ गया, डेल्टा V। आगे क्या बात समझ में, डेल्टा V का मान कितना आ गया, डेल्टा V। इट मींस W की वैल्यू P डेल्टा V ही रहेगी। सही है, तो W की वैल्यू सेम रहने वाली। Q और W का मान रखो उठा के समीकरण नंबर 3 में। तो दिस इंप्लाइज का निशान लगाएंगे हम। दिस इंप्लाइज निशान लगाओ और वैल्यू रखो इसकी, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, UC माइनस के UA इक्वल टू Q का मान म्यू CP डेल्टा T और माइनस के P डेल्टा V। ये आ गया आपके पास म्यू C इंटू UC माइनस U इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T माइनस के P डेल्टा V। और इक्वेशन नंबर बना लो इसको आप 4। यहां तक बताओ भाई, समझ में आती है क्या बात, सही है। अब इसके आगे का हम यहां करते हैं इधर। ठीक है, देखो, यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हो तो, जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में बराबर होगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन ये इक्वल बराबर होगी नहीं होगी। जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हो रहा तो हम क्या लिखते हैं, UB माइनस के UA इक्वल टू UC माइनस के UA, ये बराबर होगी। अब ऐसा ना कर दियो कि A से A काट गिरो आप, नहीं, इनकी वैल्यू रखो आप, इनकी वैल्यू रखो। आंतरिक ऊर्जा में हमने अंतर क्या मान लिया, बराबर है। तो जब बराबर है, UB माइनस UA की वैल्यू देखो ये, तो क्या बनेगा तुम्हारा, म्यू CV डेल्टा T, फोकस यही रखना भाई, इक्वल टू म्यू C इंटू ये, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V। ठीक है, P डेल्टा V। ध्यान देना बेटे, आयतन ले रखा था इधर को हमने, तो ठीक है, ये हमने इसमें मिला दिया। थोड़ा नोट पे ध्यान देना, नोट क्या है, आपने एक आधार गैस समीकरण पढ़ी थी, PV इक्वल टू nRT, पढ़ी थी ना। n मोलों की संख्या थी, हमने यहाँ मोल क्या मान रखा, म्यू, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, म्यू।
अगर आप परिवर्तन कर रहे हो, किसमें, P डेल्टा V में, तो म्यू तो कांस्टेंट है, इसमें तो परिवर्तन होने का नहीं, तो म्यू तो जू का तो। R गैस नियतांक है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन किसमें हो सकता है, केवल ताप में। परिवर्तन किसमें हो सकता है, केवल ताप में। तो आप इसकी जगह लिख देते हैं डेल्टा T। फिर से समझ लो क्यों हुआ। अगर आपने P डेल्टा V लिखा है तो म्यू में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि म्यू मोल तो गैस ले रखी है हमने, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा। R गैस नियतांक है, नियतांक कभी चेंज नहीं होते। T बस T में चेंज हो सकेगा, तो P डेल्टा V इक्वल टू म्यू R डेल्टा T लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं, तो इसे लिख दूंगा मैं P डेल्टा V की जगह क्या लिख दूंगा, म्यू CV डेल्टा T इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T एज इट इज, माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, म्यू R डेल्टा T। सही है भाई यहां तक, ठीक है। अब जो इसमें कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे, इधर कर देते हैं। देखो म्यू CV डेल्टा T इक्वल टू, म्यू इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लो म्यू। डेल्टा T इसमें भी है, डेल्टा T इसमें भी है, तो डेल्टा T अंदर बचता है हमारे पास CP माइनस के R, ये हमारे पास बचा। म्यू से म्यू कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, ठीक है। आपके पास बचता है CV इक्वल टू CP माइनस के R, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप R को इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं, तो ध्यान देना बेटे, R को जब इधर ला रहे तो R इक्वल टू CP माइनस के CV, और या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि CP माइनस CV इक्वल टू R, और यही क्या है हमारा मेयर का सूत्र है, रूल। देखो स्वतंत्र कोटि क्या होती है, कोई भी कण है, कोई कण जितनी स्वतंत्र गति कर सकता है ना, उसकी स्वतंत्र कोटि कहलाती है। इसे हम अक्ष से जल्दी समझ लेंगे। अक्ष मान लें आप, अक्ष नहीं होते आपके पास 3D डायमेंशन, X, ये Y और ये Z। ध्यान दो बेटे, अगर कोई कण केवल एक अक्ष पे चल सकता है, या तो X पे या Y पे या Z पे, तो उसकी अक्ष की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है हमारी, 1। यानी कि अगर कोई कण केवल एक अक्ष पर गति कर सकता है, उसकी स्वतंत्र कोटि कितनी होगी, 1। स्वतंत्र कोटि को फ्रीडम ऑफ फाइटर यानी कि F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F का मान कितना होगा, 1। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रस्सी पर चलती हुई चींटी एक ही दिशा में गति कर सकती है, बस अप डाउन, आगे पीछे, बस आगे पीछे का मतलब है ये, अगर X इधर को है तो ये इधर भी चल सकती है, या Y इधर है तो ये इधर भी चल सकती है। Z ऊपर है, Z जो तल होता है वो तुम्हारा ऐसा होता है परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की ओर जाएगी या अंदर की ओर जाएगी, ठीक है। तो अगर एक यानी कि कोई कण एक ही दिशा में गति कर सकता है, उसकी स्वतंत्र कोटि होती है 1। कोई कण दो दिशाओं में गति कर सकता है, X Y पे या Y Z पे या Z X पे, दो दिशाओं पे, दो एक्सिस पे गति कर सकता है, बोलते हैं द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति की स्वतंत्र कोटि होती है 2, तो उसकी स्वतंत्र कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, 2। जैसे कि एग्जांपल कैरम बोर्ड की गिट्टी होगी, या मेज पर चलती हुई चींटी होगी, या तुम लोग चलते रहते हो, बस का चलना, बस उड़ती नहीं है, वो फिल्मों में बताया जाए, अगर आदर्श माने तो चलती रहती है। जैसे बाइक होगी हमारी जमीन पे चलती है, तो इधर भी चल सकती है, इधर भी, इधर, यानी कि एक ही तल पे गति कर सकती है। कोई कण या वस्तु केवल एक तल पर गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो सब बोलते हैं द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति की क्या होती है तुम्हारी स्वतंत्र कोटि में 2। जितनी द्विविमीय गति जो आपने फर्स्ट बुक में पढ़ी थी, एक विमीय द्विविमीय गति, तो द्विविमीय गति की स्वतंत्र कोटि 2। त्रिविमीय गति क्या होगी, जो एक्स वाई तल, एक्स वाई जेड और तीनों पे चलता है, जो उड़ भी सकता हो, एक्स वाई तल पे भी चल सकता है और उड़ भी सकता है। जैसे कि एरोप्लेन हो गया, पतंग होगी, पक्षी हो गया, तो उसकी स्वतंत्र कोटि कितनी होती है हमारी, 3। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दी मैंने। फिर आती है हमारी बात में गैसों में स्वतंत्र कोटि। गैसों में अगर कोई एक परमाणु गैस है तो उसकी स्वतंत्र कोटि होती है 3, द्विपरमाणु के लिए होती है हमारी 5 और त्रिपरमाणु के लिए होती है 6। याद रखना इन चीजों को। एक परमाणु गैस के लिए F का मान 3 होता है, द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्र कोटि का मान 5 और त्रिपरमाणु के लिए 6। 3, 5, 6। और अगर गैस की कुल यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना हो तो U बराबर हाफ FRT लगा देते हैं हम। R गैस नियतांक है, टेम्परेचर वो आप दे रखिएगा और F स्वतंत्र कोटि आपको पता होनी चाहिए। ये ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ FRT गैस नियतांक है और T आपका टेम्परेचर है, वो दे रखेगा इनका। और अगर ये गामा निकालना आपको तो 1 + 2 अपॉन में F निकालना होता है। एक परमाणु के लिए F का मान कितना होता है, 3,
3 रख देंगे, 3 कैसे लेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। द्विपरमाणु के लिए 1 + 2/5। एफ का मान क्या रखोगे 5, 5 की तरह मल्टीप्लाई 5 और 2 7/5। त्रिपरमाणु के लिए एफ का मान कितना रखेंगे 6, 6 का एलसीएम लेंगे ऐसे, नीचे 6 रह जाएगा, 6 कम 6 2, यानी कि 8/6। इस टाइप से बनते चले जाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल तुम्हारे चैप्टर का फिनिश।